अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। हमारे हाथ की नसें फूल जाएँ कोई इशू नहीं होता, टाँगों की नसें फूल जाएँ, वेरिकोज़ वेन्स हो जाती है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन जब टेस्टीज़ और उसके अराउंड नसें फूल जाएँ तो उसको हम वेरिकोसील कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली मर्द के साथ जो मसाइल पेश आते हैं, तो उसकी अज़वाजी ताल्लुक़ की ख़्वाहिश वो कम हो जाती है। नामर्दी यानी बच्चों को पैदा करने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। बे-औलाद जोड़े होते हैं जिनमें कोई वजह सामने नहीं आ रही होती कि किस वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे। ये नसें फूलती हैं तो कौन सी अलामात आती हैं? बेसिकली बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनमें क्या होता है, टेस्टिस का जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा होता है और कोई भी अलामत नहीं होती। तो वहाँ से उनका डायग्नोसिस बनता है वेरिकोसील का। इसके साथ कुछ पेशेंट्स को दर्द होता है, कुछ पेशेंट को वहाँ से उलझन होती है, अजीब सी कैफियत रहती है, बोझ महसूस होता है। क्योंकि जब नसें फूलती हैं तो ब्लड वहाँ पे जमा होता जाता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो स्पर्म की क्वालिटी है वो गिरने लग जाती है। अब हम कैसे देखते हैं, एग्ज़ामिनेशन की बात करें, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन यानी इवैल्यूएशन ऑफ वेरिकोसील की, जो उसमें हम बिठा के, ठहरा के और लिटा के पेशेंट के टेस्टिस को पाल्पेट करते हैं, जिसमें हम ग्रेड्स की बात करते हैं। अगर हम बच्चे को पेशेंट को वेल्सल्वा मैन्यूवर का कहते हैं कि आप खाँसें और उसके बाद हम पाल्पेट करते हैं कि जी नसें फूल रही हैं, ग्रेड 1 है। अगर उसके खाँसने के बगैर अगर हम हाथ लगाते हैं और हमें नसें फूली हुई महसूस होती हैं, ग्रेड 2 है। अगर हमें वैसे नज़र आ रही हैं तो वो ग्रेड 3 वेरिकोसील लेयर है। इसके बाद हम ऑर्किडोमीटर यूज़ करते हैं, जिससे हम टेस्टिस का वॉल्यूम देख लेते हैं, क्योंकि जो टेस्टिस का शेप है, एक टेस्टिस नीचे होता है, एक ऊपर होता है और वो गुच्छों के साथ लटका होता है। उसके बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर वेरिकोसील करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम अल्ट्रासाउंड के पास भेजते हैं, उसके रेडियोलॉजिस्ट के पास। उसको हम क्या कहते हैं, आपने ठहरा के, बिठा के, लिटा के अल्ट्रासाउंड करना है, एक्सटेंट देखनी है कि कितनी है, और उसके बाद हम मेजरमेंट लेते हैं उनसे कि जो नसों का फुलाव है उसकी मेजरमेंट कितनी है, क्योंकि उससे हमें कोई इलाज के बारे में आसानी होती है। अगर 2 mm है और उसके बाद पेशेंट को मर्दानगी यानी बच्चों में कोई मसला नहीं है, उसके बच्चे ठीक हैं, उसकी ख्वाहिश ठीक है, बेड के ऊपर उसको कोई इशू नहीं है, तो फिर इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर 2 mm से ज़्यादा है, 4 mm तक है, साथ में पेशेंट को दर्द भी हो रहा है, उलझन भी होती है, कोई और कैफियत भी है, तो फिर उसको हम इंडिकेशन देते हैं कि आपका प्रोसीजर होगा, आपका ट्रीटमेंट होगा। इलाज की बात करें तो उसमें हमारे पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले ओपन सर्जिकल एक प्रोसीजर था, वो आजकल नहीं हो रहा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। दूसरा तरीका लेप्रोस्कोपिक टेक्निक थी, वो भी आजकल बहुत कम हो गई है। 2 तरीके हैं जो आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है माइक्रो सर्जिकल सबइन्गुइनल वेरिकोसिलेक्टमी, हल्का सा कट दे के ऑपरेट करके उसके बाद हम उसको बांध देते हैं, उसकी जो सप्लाई है, ब्लड है, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो लीकेज ना करे। उससे एडवांस तरीका है जिसको हम कहते हैं परक्यूटेनियस एम्बोलाइजेशन ऑफ द सक्रोटल वेन। उसमें क्या होता है कि हम या तो ग्रोइन के ज़रिए फेमरल वेन से अप्रोच करते हुए सक्रोटल वेन, टेस्टिकुलर वेन में जाते हैं, वहाँ पे हम कॉइल लगाते हैं, क्लिप लगाते हैं और स्क्लेरोजिंग एजेंट डालते हैं ताकि वो ब्लॉक हो जाए। इसमें हम सैंडविल टेक्निक की भी बात करते हैं। वो क्या होता है कि हम एक क्लिप लगाते हैं, उसके बाद स्क्लेरोजिंग एजेंट डालते हैं और दूसरा क्लिप लगा के हम सैंडविच बना देते हैं ताकि जो एफिकेसी है बहुत ज़्यादा हो, मरीज़ को दोबारा इस किस्म का मसला ना हो। दूसरा तरीका है कि हम राइट इंटरनल जुगुलर वेन यहाँ से जाते हैं, उसके बाद हम रीनल वेन में जाते हैं, रीनल वेन से जाते हैं हम टेस्टिकुलर वेन में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम सेम यही प्रोसीजर अपनाते हैं। वहाँ पे क्लिप, कॉइल वगैरह लगा के, कैथेटर वगैरह गुजार के हम वीनोग्राफी भी की जाती है उसी वक्त, और एसेस करके स्क्लेरोज कर दिया जाता है, वेन्स को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसकी लीकेज को ख़त्म कर दिया जाता है। अब इसमें जो माइक्रो सर्जिकल सबइन्गुइनल वेरिकोसिलेक्टमी है उसमें रिकरेंस का चांस 1 से 2% है। लेकिन जो एम्बोलाइजेशन है, परक्यूटेनियस एम्बोलाइजेशन और सक्रोटल या टेस्टिकुलर वेन, उसका जो रिकरेंस रेट है वो 8 से 10% है, थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन दोनों तरीके जो है ना सेफ़ हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है आप किस डॉक्टर से कौन सा प्रोसीजर करवा रहे हैं और उसकी एफिकेसी कितनी है। ये प्रोसीजर करवाने के बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स के जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इसके बाद बढ़ जाता है, स्पर्म की क्वालिटी बढ़ जाती है, मरीज़ की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है, और उसके बाद कुछ लोगों जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते उनके बच्चे भी होने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसी लाइव एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं कि ऑपरेट के बाद स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव हुई और बच्चे हो गए।